हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6 और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मिरर्स फार्मूला। अब ये मिरर्स फार्मूला की मदद से हम रे ऑप्टिक्स में ये जो लेंस मतलब ये जो मिरर्स होते हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, इमेज का डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ, ये सब मिला के इमेज सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो है दूसरा टॉपिक है हमारा मैग्नीफिकेशन का। तो मैग्नीफिकेशन हमने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा आइडिया दे दिया था कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। उसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे और इसके जो एक्स्ट्रा फॉर्मूला आते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन आज का लेक्चर देखने से पहले आपको जो पिछला लेक्चर है वो 100% क्लियर होना चाहिए, बिकॉज पिछले लेक्चर में हमने ऐसे कॉन्सेप्ट बताए थे जो कि आज के लेक्चर के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है और मस्ट नो कॉन्सेप्ट है। उसको आप मिस नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है पिछला लेक्चर, उसको जरूर से देख के आना, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बताए हैं जिसको आप मिस नहीं कर सकते। अगर वो मिस कर दिया तो फिर तो आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर उसको देख लेना। ओके, तो आज के लेक्चर हम शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट को नोट करो, क्वेश्चन आए उसको पॉज करके ट्राई करो। वैसे तो आज जनरली हम सारे डेरिवेशंस करने वाले हैं। हम देखेंगे फोकल लेंथ f = 2r क्यू, r = 2f कैसे होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कैसे आता है, मिरर्स फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, सारे कुछ हम डेरिवेशन देखने वाले हैं अलग अलग मिरर्स के लिए। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। मैं 2 मिनट का क्विक रिकैप करा देता हूँ कि हमने क्या कराया था। वैसे तो आपको देखना पड़ेगा ये, लेकिन तो भी मैं आपको 2 मिनट का रिकैप करा देता हूँ। हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस की मिरर की बात की थी। उसके अंदर हमने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्केव मिरर की। ठीक है, उसमें हमने अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रखा था और हमने 2 रे की मदद से, एक जो सीधी जाती थी मतलब पैरेलल जाती थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास करती थी, और दूसरा रे जो फोकस से जाती थी वो क्या बोलते पैरेलल हो जाती थी। ये 2 रे की मदद से हमने जो है 6 केसेस डिस्कस किए थे कॉन्केव मिरर के अंदर। कौन से केस थे, मैं यहाँ पे मिरर ड्रॉ कर देता हूँ, आपको सिर्फ क्विक रिकैप करा रहा हूँ, फास्ट एकदम। ठीक है, हमारा ये जो पॉइंट होता है पोल, इससे साइड डिस्टेंस मेजर करते हैं हम, और ये जो है मेरा फोकस है, ये जो है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट हम इन्फाइनाइट पर रखते थे, तो इन्फाइनाइट से पैरेलल रेस आती थी। तो इन्फाइनाइट को मान लो 1 है, मान लो इन्फाइनाइट का 1 है, तो इसकी इमेज जो है यहाँ पे बनती थी, जो कि इन्वर्टेड बनती थी। ठीक है, मैं यहाँ पर छोटा सा ड्रॉ कर दे रहा हूँ, मतलब बहुत ही छोटा, और इन्वर्टेड बनती थी। क्लियर है, सबसे पहला। दूसरा जो हम रखते थे ऑब्जेक्ट, वो बियॉन्ड सी रखते थे, मान लो इसको 2 बोल देता हूँ मैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी जो इमेज बनती थी, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं ना कहीं बनती थी। ठीक है, मैंने इसको 2 नाम दे देता हूँ, और इसकी जो हाइट थी इसके कंपैरिजन में छोटी होती थी। क्लियर है, मतलब ये इमेज भी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हो तो उसकी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, रियल इसलिए बिकॉज यहाँ पर रे एक्चुअली आके मीट कर रही हैं, और इन्वर्टेड बनती है। ओके, और साइज में डिमिनाइज्ड होती है, इसके साइज के कंपेरिजन में इसका साइज जो है छोटा होता है। ओके, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसको बोल दो 3। तो 3 की कॉरस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ पे बनती थी। मैं सारे केस एक में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब इस इमेज का जो मैग्नीफिकेशन था 1 था, बिकॉज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज आता था। क्लियर है, और इमेज रियल था, इन्वर्टेड था। ओके, चौथा केस हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कहीं बीच में हो, मतलब यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट हो अपना 4। तो जब ऑब्जेक्ट, यही केस था, जो ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड बनता था ना, मतलब इमेज मैग्नीफाइड बनता था सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, हम रे डायग्राम बनाते थे, और इमेज अपना जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं बाहर बनता था, और इमेज अपना थोड़ा मैग्नीफाइड बनता था। क्लियर है, ओके। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था। ऑब्जेक्ट को मान लो फोकस पे रखे हम, फोकस पे रखोगे ऑब्जेक्ट तो अपना इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनता था। अपना जो इमेज बनता था वो इन्फिनिटी, मैं यहाँ पे ऐसा लिख दे रहा हूँ इन्फिनिटी पर। और लास्ट के जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, जो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में था, मान लो इसको 6 बोल दो, तो अपना इमेज कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे बनता था। रे डायग्राम याद है ना, एक रे पैरेलल लेके आओ, फोकस से पास करो, एक रे जो है इससे यहाँ से ऐसे पास करा दो, तो जो है पीछे एक्सटेंड करके हम मीट कराते थे और अपना इमेज यहाँ पे बनता था। ठीक है, इसको डैश बोल देता हूँ, मतलब 4 का इमेज 4 डैश, 3 का इमेज 3 डैश, 2 का इमेज 2 डैश, 1 का इमेज 1 का इमेज जो है 1 डैश यहाँ पे। ओके, उसी कॉरस्पॉन्डिंग 5 डैश और ये 6 डैश। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने एक में ही रिवाइज करा दिया। तो जब हमने पहला इन्फिनाइट का केस दिया था तभी भी रियल इन्वर्टेड। तो कॉन्केव मिरर का पूरा रिवीजन देख लो।
पहली बात तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के नज़दीक लेके जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज जो है दूर जाता जा रहा है। क्लियर है? जब फोकस से पहुंच गया तो इन्फानाइट में पहुंच गया इमेज, और जब फोकस के भी अंदर ले जाओगे, मतलब फोकस एरिया के भी अंदर ले जाओगे, तो इमेज जो है पीछे की तरफ बनने लगा है। क्लियर है? ओके, इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलो दूसरी बात कि कॉन्केव मिरर का सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसके अंदर इमेज मैग्नीफाइड बन रहा है। देखो ध्यान से, पहली बात तो हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम तरफ हैं। देखो ध्यान से, बाकी सारे केसेस में इमेज इन्वर्टेड बन रहा है। पांचों पांच केस ले लो, पहला भी इन्फिनिटी वाला भी केस देख लो, 1 2 3 4 जितने भी केस हैं, मतलब टोटल पांचों पांच केस, सारे केस के अंदर ऑब्जेक्ट जो है देखो एक पे रखा था इन्फिनिटी, 2 यहाँ पे बना, 3 यहाँ पे बना, 4 यहाँ पे बना, 5 फोकस पे था, इनमें इन्फिनिटी पे बना, तो भी इन्वर्टेड ही बना है। यहाँ पर भी इमेज जो बना होगा वो इन्वर्टेड ही बना होगा। क्लियर है? तो बाकी पांचों पांच केस के अंदर इमेज जो है इन्वर्टेड बनता था, रियल बनता था, सारी रेज एक्चुअली आके मीट करती थी। सिर्फ ऐसा यही केस था जिसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस की, सॉरी, इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। क्लियर है? तो बाकी सारे केसेस के लिए आपको समराइज कर दो, मतलब इसके केस के लिए तो यहाँ पर इमेज जो है रियल इन्वर्टेड। ठीक है, पांचों पांच केस के लिए। इसके लिए इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता था 6th वाले केस के लिए। क्लियर है? और देख सकते हो आप कि ऑब्जेक्ट जब सी के पार है तब उसकी इमेज छोटी आ रही है उससे, जब एग्जैक्टली सी पे आ गया तो उसकी हाइट की बन रही है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में पहुंच गया तो उसकी हाइट इंक्रीज हो गई। क्लियर है? उसके बाद हाइट इंक्रीज हुई और 6 पे आ गया तो इमेज जो है इरेक्ट बना। ओके, तो अब थोड़ी मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन, ये फर्स्ट वाले केस के लिए मैग्नीफिकेशन क्या था बताओ? जब मैं इन्फानाइट पे हो तो देखो कितना डिमिनाइज्ड हो गया। मैग्नीफिकेशन मैंने आपको बताया था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो तब उसको आपको ऑब्जेक्ट हाइट, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट हो तो पॉजिटिव लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट हो तो नेगेटिव लेना है। ठीक है? तो पहली बात तो अगर मैं विद साइन की बात करूं तो हाइट ऑफ इमेज देखो पांचों पांच केस के लिए नीचे की तरफ है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, ये 5 केस के लिए। तो पांचों पांच केस के लिए हमारा जो m की वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। ये पांचों पांच केस के लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, केस नंबर 1 2 3 4 5 m की वैल्यू जो नेगेटिव आने वाली है। और एक ही ऐसा केस है जिसके अंदर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, वो अपना केस 6 है। क्लियर है? केस 6 है जिसके अंदर जो है अपना इमेज पॉजिटिव, सॉरी, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है। क्यों पॉजिटिव आ रहा है? बिकॉज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर है? आपको 100% क्लियर होना चाहिए, बार बार इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन के अंदर इसको हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है? 6 केस के अंदर इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। इमेज जो है वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड, मतलब देखो इमेज जो है इसके साइज से बड़ी बनेगी हमेशा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके साइज की इमेज बन जाए यहाँ पे। क्लियर है? इमेज जो है इसके बड़ी बनेगी, नजदीक लेके जाओगे बड़ी होती जाएगी, इमेज जो है बड़ी बनेगी। ठीक है? तो कॉन्केव मिरर सारे टाइप की इमेज दे सकता है। देखो ध्यान से, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड, मतलब हाइट छोटी हो गई, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड हो और उससे हाइट बड़ी हो, वो भी दे सकता है वो। ठीक है? इन्फानाइट पे भी दे सकता है, वर्चुअल हो, इरेक्ट हो और एनलार्ज हो भी दे सकता है। लेकिन एक टाइप का केस, मतलब एक टाइप का इमेज जो है एक कॉन्केव मिरर नहीं दे सकता। वो कौन सा इमेज है? वो होता है कि रियल इन्वर्टेड, सॉरी, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनाइज्ड। मतलब इस केस के अंदर अपना इमेज वर्चुअल बन रहा है तो लेकिन इमेज जो है साइज में बड़ा बन रहा है। तो एक ऐसा केस बचता है जब कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी हो, मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी हो, तो उसके अंदर मैग्नीफिकेशन क्या आएगा? कुछ ऐसा आएगा, प्लस में आएगा लेकिन कुछ फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है? 1 से छोटा आएगा। तो यही ऐसा केस है, मतलब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में हो और फ्रैक्शन में हो, यही ऐसा केस है जो कि कॉन्केव मिरर नहीं दे सकता। क्लियर है? फ्रैक्शन मतलब 1 से छोटा हो, फ्रैक्शन मतलब 1 से छोटा हो। ठीक है? 1/2, 1/4, 1/8 कोई भी हो, 1 से छोटा हो बस। तो ये मैग्नीफिकेशन जो है कॉन्केव मिरर नहीं दे सकता। क्लियर है? ये इसका ड्रॉबैक है। और यही काम करता है कॉन्वेक्स मिरर, सिर्फ यही काम करता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ एक ही टाइप की इमेज बनाता है जो कि होता है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनाइज्ड, मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होती है। यही एक टाइप का इमेज कॉन्वेक्स मिरर बनाता है और यही जो कॉन्केव मिरर ये टाइप की इमेज नहीं बना पाता, बाकी सारी इमेज देता है ये। ठीक है? तो मतलब कभी मैं ऐसा लिखूं कि मैग्नीफिकेशन जो है नेगेटिव है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब ही आ गया कॉन्केव मिरर।
क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना उसके अंदर इमेज इरेक्ट ही बनती है, सीधी बनेगी, ठीक है। अगर नेगेटिव मैग्नीफिकेशन लिख दिया मैंने तब तो पक्का आप समझ लेना कि कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूँ, क्लियर है। और अब देखो, जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूँ m = -1/2, मतलब क्या है, इसकी वैल्यू जो है <0 है, देखो ध्यान से, <1 है। <1 मतलब कि इमेज की हाइट छोटी होगी ना, तभी तो <1 वैल्यू आई है। तो इमेज की हाइट छोटी होगी, मतलब ये केस की बात कर रहा हूँ मैं जिसके अंदर इमेज की हाइट छोटी, ये दोनों केस में से कोई एक केस होगा, क्लियर है। अगर मैग्नीफिकेशन -2 लिख दूँ, -2, तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव तो पहली बात कॉन्केव मिरर ही देता है, ठीक है। -2 मतलब क्या है, 2 मतलब क्या है कि इमेज की हाइट बड़ी है, भले नेगेटिव में बड़ी है लेकिन बड़ी तो है, इसलिए -2 लिखा है यहाँ पे। 2 मतलब ये होता है, माइनस मतलब कि नीचे की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। माइनस ये दिखा रहा है कि इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, क्लियर है। और 2 ये दिखा रहा है कि इमेज की हाइट जो है उससे बड़ी है, डबल है, मतलब ऑब्जेक्ट का डबल है, इसलिए 2 आया है। अगर हाफ होती तो 1/2 आता, क्लियर है। तो इमेज की हाइट जो है बड़ी है, तो कौन सा केस होगा ये, डेफिनेटली इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, देखो इमेज बड़ी बनी है, क्लियर है। ये वाला केस नहीं है, क्योंकि ये वाले केस में होता तो यहाँ पे +2 लिखा होता, ठीक है। प्लस वाला केस है तो आपको 6th केस याद रखना है, मतलब मैं ऐसे लिख दूँ मैग्नीफिकेशन +2, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मैग्नीफिकेशन = +2 लिख दूँ। +2 मतलब क्या है कि मैं 6th केस की बात कर रहा हूँ। +2 मतलब कि ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट ऊपर होगी, तभी तो प्लस लिखा है, नीचे होता तो माइनस होता। और 2 लिखा है मतलब क्या कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से हाइट से बड़ी है, क्लियर है। तो कौन सा केस में होता है, 6th केस के अंदर। ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं देता, कॉन्वेक्स मिरर होता ना तो ऐसा लिखा होता, m = कुछ भी लिखा होता है, जैसे मान लो कि 3/8 लिखा हो, जो कि 1 से छोटा होगा, प्लस में रहेगा लेकिन 1 से छोटा रहेगा। ये जो है प्लस में है लेकिन 1 से बड़ा है, तो वो कॉन्केव मिरर का काम है। प्लस में हो 1 से छोटा हो तो वो कॉन्वेक्स मिरर का काम है। बाकी नेगेटिव आया तब तो भाई कॉन्केव मिरर का ही काम है। तो आप केस भी डिफाइन कर सकते हो। ये था हमारा रिकैप आज का, ओके। उसी हिसाब से एक बार देख लेते हैं कैसे कॉन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्म करता है। देखो ध्यान से, मान लेते हैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसका फोकस यहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक्चुअली में रेस मीट नहीं करती, वर्चुअल रेस मीट करती हैं, क्लियर है। ये इसका पोल होता है। तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट जगह पे ऑब्जेक्ट रखोगे, उसके हिसाब से इसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज चेंज करता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रखते हम, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रखते हैं, बिकॉज एक कॉन्वेक्स मिरर इसके रेस यहाँ से टकराएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा, होता क्या, एक केस दिखा दो आपको, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा, तो आप पैरेलल रेस लेके जाओगे यहाँ से, तो क्या है कि वो फोकस से पास करेंगी, क्लियर है। लेकिन एक्चुअली में पास नहीं करेंगी, एक्चुअली में इस तरह से वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। लेकिन हमने इसको एक्सटेंड बैक किया तो जो है यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करके इस तरह से हम उसको फोकस से पास करा के हम उसको जो है रिफ्लेक्शन करा देते हैं, क्लियर है। एक रे, और ये तो इमेज यहाँ पे रखी है, दूसरी कोई रे ले जाओ, दूसरी ले जाता हूँ मैं पोल पे, एक रे इस तरह से लेके गया पोल पे, तो जो है इस तरह से पीछे एक्सटेंड कर जाएगी मुँह, क्लियर है। अब क्या होता है, 2 रेस में लेके गया, अब 2 रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट वही होता है अपना इमेज। तो भाई ये तो देखो, एक रे कौन सी थी, ये वाली, एक रे ये वाली है और एक रे ये वाली है, तो सॉरी एक रे देखो ये रिफ्लेक्ट करके ये गई, ये वाली, ठीक है। और दूसरी रे ये वाली, ये तो कहीं मिलने वाली नहीं है, तो दूर दूर जाती रहेंगी। लेकिन इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ कहीं मिलेगी, देखो इसको पीछे एक्सटेंड किया, इसको पीछे एक्सटेंड किया, तो यहाँ कहीं मिलेगी इमेज, क्लियर है। इसको पीछे एक्सटेंड किया, उसको पीछे एक्सटेंड किया, इमेज यहाँ मिली। उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखोगे, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था इमेज यहाँ पे मिलती थी, ठीक है, लेकिन इरेक्टिव होती थी वो भी सीधी। थोड़ा और नज़दीक लेके आओगे तो इमेज यहाँ पे बनेगी, थोड़ा और नज़दीक लेके आओगे, जैसे मान लो ये मान लो कि यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ये 2 है, ठीक है। थोड़ा नज़दीक लेके आओगे, चलो मान लो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ बनी, मान लो ये 3 है, और नज़दीक लेके आओगे तो इमेज भी और नज़दीक आएगी। मान लो यहाँ पे 4 है, और नज़दीक लेके आओगे तो इमेज थोड़ी बड़ी बनेगी उससे 4। लेकिन उसकी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं हो सकती कभी भी, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी कभी नहीं होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको साइज की हो जाएगी, बाकी उससे बड़ी नहीं होगी, बिकॉज ये जो है ये मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्केव मिरर का केस तो हो गया, अब ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे लेते जाओगे वैसे वैसे इमेज भी आगे आता जाएगा, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट नजदीक ले जाओगे मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा। तो ध्यान से देखोगे इसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, तो m की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव तो होगी, लेकिन m की वैल्यू जो है वो <1 होगी, है ना, समझ गए हो ना आप केस। तो कभी भी आपको कोई भी वैल्यू दे उससे आप समझ सकते हो, भले मिरर का डेफिनेशन दिया हो या ना दिया हो, आप सिर्फ ये कहानी से समझ सकते हो। चलो ठीक है,
तो ये तो था हमारा कल का रिकैप। मैंने आपको थोड़ा डिटेल में रिकैप करा दिया है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़रूरी था ये रिकैप कराने के लिए। अब जो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर्स फार्मूला की, ठीक है। तो मिरर्स फार्मूला का डेरिवेशन किस तरह से होता है, लेकिन उसको समझने से पहले हमको, अब भाई डेरिवेशन करना है तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, मतलब भाई वो रूल्स को अप्लाई करना होता है। रूल्स सिंपल ही है, उसमें से एक रूल तो बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। या तो लिख दो रूल्स की जगह लिख दो साइन कन्वेंशन, ऐसा लिख दो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का बहुत ही बड़ा रोल है, इसको आप हल्के में मत लेना। एक साइन कन्वेंशन गड़बड़ हुआ, आपके पूरे मार्क्स उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन का पूरा जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, अगर 3 पार्ट होंगे क्वेश्चन के, सब हो जाए, बिकॉज एक दूसरे से रिलेट करता है। तो साइन कन्वेंशन को हल्के मत लेना, इसको इंपॉर्टेंट, इसको रिवाइज करते रहना बार बार, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है। मतलब जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करोगे। पोल हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है, ठीक है। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो तो मैं बोलूंगा पोल से इतना दूर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो बोलूंगा पोल से यहाँ पर है। क्लियर है? तो पोल अपना ओरिजिन होगा, सारे डिस्टेंस आपको पोल से मेजर करना है। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, in the direction of incident ray is taken as positive, ठीक है। डिस्टेंस अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, अगर डिस्टेंस अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव लेना है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लो मेरे पास यहाँ पे जो है कॉन्केव मिरर है इस तरह से, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, बाई चांस चलो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ इस तरफ इंसिडेंट रे निकलेंगी, तो अपना ये डायरेक्शन बन जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है? तो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होता है उसको हमको पॉजिटिव लेना है। तो अब बोलो कि मान लो मैं बोलूँ कि अपना ये डिस्टेंस क्या है, चलो मान लो इसको मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू बोलते हैं, तो बताओ यू क्या होगा, ठीक है। तो यू कहाँ से मेजर करेंगे, यू मेजर करेंगे हम पोल से। भाई अब इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान चुके हैं, देखो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान चुके हैं, लेकिन मैंने पहला रूल क्या लिखा है कि साइड डिस्टेंस हम मेजर करते हैं पोल से। तो पोल से लेके यहाँ तक, बिकॉज ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन अपना बन जाएगा नेगेटिव। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना वो माइनस यू आएगा, यू नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस यू आएगा। क्लियर है? तो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है ना वो अपना पॉजिटिव होता है। क्या होता है? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव। दूसरा देखो यहाँ पे मैं इस तरह से बना देता हूँ। अब क्या होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे बना दिया तो ये क्या, ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। भाई ये कॉन्केव था क्योंकि इस तरफ हमने सिल्वरिंग किया था, अब ये कॉन्वेक्स बन जाएगा ना, तो रे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा तो रेस इस तरह से आएंगी। क्लियर है? तो अपना क्या हो जाएगा कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, ठीक है। तो ये मेरा पोल है, तो भाई मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू है, तभी भी नेगेटिव होगा। क्लियर है? ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ पे बना तो इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, ये बात ध्यान रखना। जहाँ पे भी अपना इंसिडेंट रे होगा वो डायरेक्शन अपना पॉजिटिव है। जैसे दूसरा एग्जांपल लूँ, मान लो कि ये मेरा जो है कॉन्केव मिरर है, ठीक है। मान लो कि यहाँ बाई चांस ऑब्जेक्ट यहाँ पे 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ पे बना 1 ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस u है अपना, मान लो ये डिस्टेंस अपना v है। अब भाई क्या होगा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। ये डायरेक्शन बन जाएगा अपना पॉजिटिव, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग u अपना हो जाएगा नेगेटिव, बिकॉज हम डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से, तो पोल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव। और पोल के डायरेक्शन में है ना इमेज का डिस्टेंस, देखो पोल का इसको पॉजिटिव के डायरेक्शन में है तो अपना इमेज डिस्टेंस बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेना है। देखो ध्यान से, पोल से मेजर करना है आपको, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उसको आपको पॉजिटिव मानना है। क्लियर है? उसका उल्टा, इंसिडेंट रे के जो अपोजिट डायरेक्शन होगा उसको नेगेटिव मानना होगा। उसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दो ऐसे, एंड वाइस वर्सा लिख सकते हो यहाँ पे। अब उसको खुद से लिख दो, भाई इसका उल्टा होगा तब तो नेगेटिव मानोगे ही, जो भी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इसको पॉजिटिव मानो। तीसरा केस, हाइट अबव
हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस की जो भी ऊपर हाइट होगा उसको हमको पॉजिटिव लेना है, ठीक है, और उसके नीचे जो हाइट होगा उसको डेफिनेटली नेगेटिव लेना होगा, ठीक है ना। वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, नीचे होगा तो नेगेटिव लेना, ऊपर होगा तो पॉजिटिव। एंड लिख दो यहाँ पे, एंड हाइट अबव एंड हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, ये रूल्स मैंने पहले आपको बता दिया था, लेकिन तो भी आप इसको रूल्स के अंदर नोट कर लो, जिससे क्या है कि रिवाइज करोगे तो आपको एक साथ दिख जाएगा। तो होता क्या है कि मान लो कि यहाँ पे अपना मिरर है इस तरह से, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है तो इसको हमको पॉजिटिव लेना है, इसकी हाइट को जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, और इमेज अगर नीचे बना तो हो जाएगा नेगेटिव, और इमेज अगर ऊपर बना तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी ऊपर हाइट होगा उसको पॉजिटिव मानना है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी नीचे हाइट होगा उसको अपना नेगेटिव मानना है। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जरा सी भी गलती कर दी ना तो पूरा इमेज का फॉर्मेशन जो इनलाज बन रहा होगा वो मैग्नीफाइड, वो डिमिनाइज्ड बन जाएगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दो। 3 केस है, पहला कि डिस्टेंसेस मेजर पोल से करना है, हमेशा डिस्टेंस पोल से मेजर करो। दूसरा, जो भी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन उसको पॉजिटिव मानो, ठीक है। तीसरा कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट हो वो पॉजिटिव और नीचे जो हाइट हो वो नेगेटिव। चलो अब इसी रूल्स को यूज़ करके हम मिरर फॉर्मूला अपने डिराइव करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला होता क्या है, पहले यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यह अपना मिरर फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें डेफिनेटली v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो इतने, हाँ आपको याद है ना, सब कुछ विद साइन रखना है, मतलब जैसे मैंने साइन कन्वेंशन दिखाया ना उसके हिसाब से रखना है। अगर डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेना है, यहाँ पे ऑल द वैल्यूज, कीप ऑल वैल्यूज विद साइन, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला है, इसका हम डेरिवेशन करते हैं, बिकॉज डेरिवेशन जो है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछाते हैं, तो उसका डेरिवेशन देख लो किस तरह से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ कॉन्केव मिरर की। तो यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर ले लेता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करना। ये मेरा पोल, यहाँ पे ये होगा मेरा फोकस, और ये हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, हमको डिराइव करना मिरर्स फॉर्मूला। तो हम करते क्या है, हम यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी ले सकता था, लेकिन क्या होगा, सारे आंसर इधर अपने डिराइव करना होगा, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट इतना हाइट कर लूँगा तो आंसर तो वो तभी भी वही आने वाला, लेकिन होगा क्या कि सारे आंसर जो, मतलब यहाँ से डेरिवेशन, यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा ऊपर से, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, अपने लिए ईजी बनता है, ठीक है। ये अपना ऑब्जेक्ट है, ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको वो लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट को। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का अब यहाँ पे इमेज बनाने के लिए होता क्या है, 2 रे निकालना होता है, ठीक है। तो 2 रे देखो कैसे निकालूंगा मैं, एक रे ले जाता हूँ कुछ ऐसे। अब इसको फोकस से मत पास करा देना, बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ऐसा मत बोलना कि रे फोकस से पास करेगी, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओ, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे क्या होगा भाई, एक जो है यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा अपना नॉर्मल, ठीक है। ये क्या हो गया अपना नॉर्मल, ओके। सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो ये तो बनेगा नॉर्मल। जितना क्या बोलते हैं, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना इमेज का डिस्टेंस, यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कहीं इमेज बन जाएगी, ठीक है। और जरूरी नहीं कि फोकस से पास करे, नहीं पास कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, हमको नहीं पता, मैं तो यहाँ पर रैंडम ले रहा हूँ ऐसे ही। भाई अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये तो सारे केस में वैलिड होता है। तो यहाँ पर देखोगे ध्यान से, ये तो पहला रे लेके गया, अब दूसरा रे मैं एक्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करा देता हूँ। देखो ये रे लेके गया ऐसे,
तो भाई नॉर्मल भी अभी यही बनेगा, तो नॉर्मल यही बना तो नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस हो गया, आके वापस यहीं टकराएगा। ठीक है, ऐसे रह गया, वापस आके इसी रास्ते में चला जाएगा। तब ये दो रे का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, देखो पहले रे आया, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ गया, दूसरा रे आ गया, यहाँ पे आके दोनों रे मिल रहे हैं। देखो ये वाला आके यहाँ गया और ये वाला आके यहाँ पे वापस यहाँ पे आके दोनों रे मिल रहे हैं, तो यही बनेगा अपना इमेज, यही बनेगा अपना इमेज। अब कुछ टर्म्स लिख देते हैं हम। देखो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये बना हो जाएगा आर। क्लियर है, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस हो जाएगा अपना, ये फोकस है अपना, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस हो जाएगा वी। ठीक है, वी हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं ना। और पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, उसको हम बोलते हैं यू। क्लियर है, मैंने यहाँ पर 3 नाम दे दिए और इसी टीम टर्म को हमको जो है यहाँ पे एफ लिख देता हूँ। चलो ओके, क्लियर है ना, इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलो अब क्या करते हैं हम, अब कुछ हमको ज्योमेट्री लगा के सॉल्व करना है। बस करना क्या, देखो यहाँ पे ये थीटा है, ये थीटा बिकॉज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल थीटा होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल थीटा होगा। अब देखो कुछ मैं यहाँ पे एंगल्स डिफाइन करता हूँ। सबसे पहला है कि इमेज के साथ जो एंगल बन रहा है रे का, उसको मैं बोल देता हूँ, देखो ध्यान से, पहले ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बन रहा है उसको बोल देता हूँ अल्फा, इमेज के साथ जो एंगल बन रहा है उसको बोल देता हूँ बीटा। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो एंगल बन रहा है इसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ, ये जो एंगल बन रहा है ये गामा बोल देता हूँ। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे मैं 3 एंगल डिफाइन कर दिए। अब क्या करता हूँ पता है, यहाँ पे जो एन पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इस तरह से, और ये पॉइंट को बोल देता हूँ पी डैश, ये पॉइंट को बोल देता हूँ पी डैश। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, मैंने आपको बताया कि हमारे सिलेबस के अंदर जो ये मिरर्स हैं बहुत छोटे मिरर्स हैं। ठीक है, क्या होता है कि इन आवर सिलेबस मिरर्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, मतलब जो है मिरर बहुत स्मॉल होते हैं, स्मॉल अपर्चर। ठीक है, मिरर्स आर ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, मिरर का डायमीटर, मतलब छोटे छोटे मिरर से डील करते हैं। ठीक है, तो जब मैं छोटे मिरर से डील करूँ, छोटा देखो इतना बड़ा मिरर हो, तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर, छोटा अगर इतना बड़ा मिरर हो तो परपेंडिकुलर ड्रॉप दूं तो ऑलमोस्ट जो है वो क्या बोलते हैं, ये जो पी और पी डैश लाइन ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब पी और पी डैश लाइन ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर पी डैश इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी। ठीक है, मतलब दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ जाए। सोचो मिरर इतना छोटा हो तो यहाँ पे क्या होगा, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप दूंगा तो ऑलमोस्ट दोनों पॉइंट एकदम सिमिलर हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है, इसलिए पी डैश इक्वल टू पी होता है, बिकॉज अपर्चर हम बहुत स्मॉल लेते हैं अपने केस के अंदर। ओके, तो यहाँ पे पी और पी डैश को एक ही पॉइंट मानना। अब क्या होता है, ध्यान से यहाँ पे 2-3 ट्राइंगल दिखेंगे आपको। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे अल्फा है, ये थीटा है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल की बात करता हूँ जो कि कुछ ऐसा है, इसको नाम दे दो, चलो बोल दो इसको, चलो कुछ भी, यहाँ ट्राइंगल देखो कुछ ऐसा है। ठीक है, देखो ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाले। ठीक है, तो ये एंगल अपना अल्फा है और ये एंगल अपना थीटा है, और बाहर जो एंगल निकला हुआ है वो एंगल अपना गामा है। ठीक है, ये ट्राइंगल की बात करो, देखो नाम दे दो कोई, ये बोल दो, ए बोल दो, बी बोल दो, सी बोल दो। ठीक है, तो ए बी सी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर है, देखो ध्यान से। तो इसके अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा है मैथ्स में प्रॉपर्टी कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। देखो ट्रायंगल में देखोगे ये गामा अपना एक्सटीरियर एंगल है और थीटा और अल्फा जो है इक्वल अपोजिट एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, जिसके इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दोनों हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं गामा इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, गामा इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा लिख सकता हूँ ना भाई ये ट्रायंगल से। उसी हिसाब से अगर आप ये ट्रायंगल देखोगे अंदर वाला ट्रायंगल देखो, मान लो इसको नाम बोल दूँ सी है, बी है, और इसको बोल दूँ डी बोल दूँ। तो ये ट्रायंगल देखोगे ध्यान से, उसको नीचे ही बना देता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाहर जो एंगल निकला बीटा हुआ है, अंदर जो है वो ये गामा है और ये थीटा है। तो ये भी वही हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं कि बीटा इक्वल टू थीटा प्लस गामा, बीटा इक्वल टू थीटा प्लस गामा। तो हमने दो एंगल्स के निकाल लिए। अभी क्यों निकाला उसका रीज़न है, हमको वो फॉर्मूला प्रूफ करना है। अब ये एंगल की मदद से हम वहाँ तक पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से होता क्या है
कि इसके अंदर से थीटा एलिमिनेट कर दो, इसके अंदर से थीटा एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों को मैं माइनस कर लेता हूँ तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, तो हो जाएगा गामा माइनस बीटा। देखो ध्यान से 1 माइनस 2 कर लो, मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, 1 माइनस 2 कर लो तो क्या होगा, गामा माइनस बीटा, थीटा थीटा कैंसिल, अल्फा माइनस गामा इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। ठीक है, तो गामा इस तरफ आ जाएगा, तो 2 गामा इक्वल टू आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, 2 गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आया, अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करता हूँ मैं, चलो ये तो कर लिया मैंने, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया है, मान लो इसको मैं h बोल देता हूँ, कोई नाम दे दो उसको, कुछ भी दे दो, x दे दो, क्या फर्क पड़ता है, चलो x दे दिया मैंने, ये जो डिस्टेंस है मैंने इसको x दे दिया। तो यहाँ पे आपको 2-3 ट्राइंगल दिख रहे होंगे। पहला ट्राइंगल ध्यान से देखोगे ABP डैश, ABP, ठीक है, ABP ये ट्राइंगल देखोगे तो इस ट्राइंगल से क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको रफ कर दूँ, इसको आपने लिख लिया हो तो कहीं, चलो इसको रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये बड़ा ट्राइंगल देखो, सबसे बड़ा वाला ABP, ये ट्राइंगल सबसे बाहर वाला, तो वहां से क्या लिख सकता हूं मैं कि tan अल्फा इक्वल टू x अपॉन u लिख सकता हूं ना, x अपॉन u, बिकॉज p और p डैश बराबर है, तो tan अल्फा इक्वल टू x अपॉन u। उस हिसाब से थोड़ा अंदर वाला ट्राइंगल देखोगे, ये वाला, इसके अंदर से लिख सकता हूं मैं tan बीटा इक्वल टू x अपॉन, देखो ये कहाँ है, v, ठीक है, x अपॉन v। अच्छा, इसके अंदर एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर u और v नहीं रखना है आपको, बिकॉज हम डील कर रहे हैं यहाँ पे मिरर्स फॉर्मूला में, तो यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन लगाना है, इसलिए मैंने पहले जानबूझ के रॉन्ग लिखा, फिर राइट लिख रहा हूँ। अब आपको u की जगह लिखना माइनस u, क्योंकि भैया इंसिडेंट, देखो इंसिडेंट रे है, ये डायरेक्शन बन गया अपना पॉजिटिव। तब अब मेजर कर रहे हैं इस तरफ डिस्टेंस ना, देखो u इस तरफ डिस्टेंस था, v इस तरफ डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो जो है इंसिडेंट डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो उसको नेगेटिव लिखना है, तो x अपॉन माइनस यू आएगा और x अपॉन माइनस वी आएगा, इसलिए मैंने पहले जानबूझ के रॉन्ग किया, फिर इसको राइट कर रहा हूँ। क्लियर है। अब तीसरा ट्राइंगल देखो, ये वाला एक गामा वाला ट्राइंगल देख लो, तो उसके अंदर से लिख सकता हूँ मैं कि tan गामा इक्वल टू x अपॉन माइनस आर, है ना, सारा डिस्टेंस इस तरफ ही है, तो tan गामा इक्वल टू x अपॉन माइनस आर इस तरह से लिख सकता हूँ। अब क्या है कि अब जो दूसरी बात कि अब मैंने बताया था कि हमारे सिलेबस के अंदर जो रेस होती हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज होती हैं। हम पैराएक्सियल रेस की बात करते हैं, अगर आपने पिछले लेक्चर देखा होगा तो उसके अंदर हम पैराएक्सियल रेस की बात करते हैं। ठीक है, आपने इसको लिख लिया हो तो वो रिजल्ट याद रखो, बाकी ये सब का काम नहीं है आपको। ठीक है, 2 गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आया है, चलो इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। क्या है अपना कि 2 गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे सिलेबस के अंदर जो रेज होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज होती हैं। ठीक है, ठीक है, इन आवर सिलेबस we deal with the rays which are close to principal axis. ठीक है, therefore थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा नहीं बोलो यहाँ पे, सो थीटा ही बोलो, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो भी एंगल्स हैं तो एंगल लिख दो, चलो एंगल्स। यहाँ पे सोचो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नज़दीक रहे हो, जैसे मान लो मिरर ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक रहे आ रहे हो, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो भी वैल्यूज़ हैं ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कि अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 एंड गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो ध्यान से अगर सोचो tan 0 क्या होता है, अगर tan की वैल्यू अप्रोक्स अल्फा इक्वल 0 हो तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, बिकॉज अल्फा की वैल्यू 0 हो, देखो 0 पुट करोगे tan 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी ना, 0 पुट करोगे 0 आ रहा है, tan अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा होगा, tan बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा हो जाएगा एंड tan गामा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा हो जाएगा। आपको नया नहीं लग रहा होगा, या तो पहली बार थोड़ी आप पढ़ रहे होगे ऐसा, ये तो बहुत बार देख चुके होगे आप कि जब थीटा इक्वल टू 0 तब tan अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा होता है। ठीक है, नहीं पता तो नोट कर लो आप, जब भी थीटा इक्वल टू 0 हो तो tan अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है,
ये क्या होता है, थीटा इक्वल टू 0 हो तो आप इसको नोट कर लो, आपको नहीं पता हो तो, बिकॉज साइन 0 भी 0 होता है और टेन 0 भी 0 होता है। क्लियर है? इस तरह से। चलो अब क्या होता है भाई, अब ये टेन अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा है, तो उसकी अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हो ना डायरेक्टली यहाँ पे, तो 2 गामा, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन गामा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू गामा हो जाएगा, ये भी गामा हो जाएगा, ठीक है, ये बीटा हो जाएगा, ये जो है अल्फा हो जाएगा। तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन माइनस आर, तो x अपॉन माइनस आर इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन माइनस यू, प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन माइनस वी। ठीक है, यहाँ से नीचे माइनस से कैंसिल और x से x कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है 2/r इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी आ रहा है। अब क्या होता है, ध्यान से अपने सिलेबस के अंदर क्या अभी आगे हम डिराइव करने वाले हैं कि जो फोकस होता है ना, वो रेडियस का आधा होता है। जो फोकस होता है वो रेडियस का आधा होता है, f इक्वल टू r/2। अगर रेस पैरा एक्सियल हो, मतलब रेस जो है प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नज़दीक होती हैं, तो f इक्वल टू r/2 होता है। तो यहाँ पे जो r/2 ही आया है, तो देखो 2 को नीचे ले जाओ तो r/2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कि 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन v। ठीक है, ये अभी हम येट टू डिराइव, अभी आगे डिराइव करेंगे हम। ओके, अभी डिराइव करने वाले हैं, लेकिन इसको आप नोट कर लो किस तरह से हमारा मिरर्स फॉर्मूला आया है। ध्यान से हमने देखो, इसके डेरिवेशन का तरीका बहुत सिंपल है। आप जो है ऑब्जेक्ट्स दो रे निकालो, उसके बाद जहां मीट कर रही इमेज बन जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंगल दे दो। जो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल है अल्फा है, जो इमेज के साथ एंगल है बीटा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल है गामा। यही सेम प्रोसीजर को आप जो है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी लगा सकते हो। तो कॉन्वेक्स मिरर वाला भी एक बार फटाफट कर लेते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसको भी कर लेते हैं फास्ट में। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई दोनों के अंदर सेम प्रोसीजर है, उसके अंदर भी यही प्रोसीजर है। ठीक है, रेंज निकालो, उसके बाद ये अल्फा बीटा गामा लिखो, अपना आंसर आ जाता है, बहुत सिंपल है। ओके, बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, आंसर तो सेम ही आएगा, मिरर्स फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही है, लेकिन डेरिवेशन में बोर्ड में कभी पूछ लिया कॉन्वेक्स मिरर वाला डिराइव करो, तो उसको भी आप कर सको, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये कॉन्वेक्स मिरर आ गया, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, ये मेरा पोल है, ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है। ठीक है, दो रेस निकालो, एक रे में इस तरह ले गया कुछ, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करूँगा मैं, जो कि पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई इमेज बनेगी। अब फोकस से मत पास करा देना भाई, इमेज फोकस से पास करेगी नहीं करेगी हमको क्या पता, क्योंकि भाई पैरेलल रेस थोड़ी है, पैरेलल रेस होती तब फोकस से पास करती हैं। इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, पीछे एक्सटेंड करोगे तो रे यहाँ कहीं आई। ओके, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक तो ये रे लेके गए, एक तो ऐसे ले जाओ, नॉर्मल इंसिडेंस वाला रे ले लो। ठीक है, तो रे ऐसी टकराएगी, ऐसी वापस आ जाएगी। ओके भाई, रे ऐसे टकराए ऐसे वापस आ गई, तो ये दोनों रेस का मिलने वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे आके मिल रही है, ये बन जाएगा अपना इमेज। क्लियर है ना, इस तरह से। ओके, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस अपना हो जाएगा u, पोल से लेके ये डिस्टेंस हो जाएगा u, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस हो जाएगा v, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस हो जाएगा r। क्लियर है, मैंने यहाँ पे नामकरण कर दिया। किस तरह से दो रेस ले गया पता चला आपको, एक रेस इस तरह से लेके गया, रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरा ऐसे लेके गया, वापस ऐसे आ गया, पीछे तो कहीं मिलेंगे नहीं, पीछे एक्सटेंड किया, यहाँ पे मिरर के पीछे जाके मिल गए। क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बन रहा है उसको अल्फा ले लो, इमेज के साथ एंगल बन रहा है बीटा ले लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल बन रहा है उसको गामा ले लो। क्लियर है। अब वही सेम बातें इसके अंदर होती हैं कि यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको x मानते हैं, तो वही सब कहानी है कि x O1 हो जाता है। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, उसको आप नोट कर लेना। अब क्या होता है ध्यान से कि भाई ये मैंने इंसिडेंट रे लेके गया था, अगर मैं ये नॉर्मल है, अगर ये इसको मैं थीटा बोलूँ इंसिडेंट एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा होगा। क्लियर है, तो ये थीटा होगा। और ध्यान से देखो, इसको देखो, ये क्रॉस को देखो, ये क्रॉस को देखो, ऐसे और ऐसे, भाई ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा ना। देख लो ध्यान से, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं भाई, इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स है ना, अपोजिट एंगल्स हैं तो थीटा वो भी होगा। ठीक है, इस तरह से एंगल्स होते हैं, दोनों सेम होते हैं ना भाई, ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है। ओके, चलो अब क्या करते हैं, हम वही कहानी करते हैं। देखो पहला एक ट्रायंगल लेता हूँ, ये बड़ा वाला, ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ मैं, इसमें इधर अल्फा है और इस साइड वाला देखो गामा है,
अब बाहर यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला ट्रायंगल लो, देखो ये बड़ा वाला, तो यहाँ पे साइड में क्या है, थीटा है, ठीक है। ऊपर वाला नहीं ले रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल नहीं ले रहा हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाला, ठीक है, ये थीटा है अल्फा। तो यहाँ से क्या ये एक्सटीरियर एंगल है इक्वल एंड अपोजिट, देखो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, क्लियर है। उसी हिसाब से अगर आप ये ट्रायंगल लोगे, ध्यान से देखो ये ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल, इसको आप खुद से डेरिवेशन करोगे तो आपको क्लियर होगा कुछ। यहाँ पे ये थीटा है और बाहर जो एंगल है वो बीटा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू थीटा प्लस गामा, ठीक है। थीटा एलिमिनेट कर दो दोनों में से, थीटा एलिमिनेट कर दो, क्या होगा, प्लस कर दोगे तो एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज थीटा इस तरफ है, प्लस कर दो हो जाएगा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 2 गामा, ठीक है। तो 2 गामा इक्वल टू आ रहा है बीटा माइनस अल्फा, है ना। बस थीटा एलिमिनेट करना हो तो क्या होगा, प्लस कर दो, बीटा प्लस थीटा इक्वल टू, प्लस कर दोगे थीटा कट हो जाएगा ना, तो अल्फा प्लस 2 गामा ही तो आ रहा है, क्लियर है, किसको कन्फ्यूजन तो नहीं ना इसके अंदर। चलो फिर ये वैल्यू अपन ने आई है, ओके। अब उसमें टेन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, कि टेन अल्फा वैल्यू क्या आ रही है, एक्स अपॉन, देखो हाँ इस बार देखना ध्यान से कि इंसिडेंट रे ये था तो अपना ये डायरेक्शन होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यू देखो अब नेगेटिव की तरफ है तो अपना टेन अल्फा क्या आएगा, एक्स अपॉन माइनस यू। अब टेन बीटा देखो, बीटा क्या है कि बीटा जो है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, देखो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है बीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, टेन बीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन वी आएगी, ठीक है। माइनस वी मत लिखना बिकॉज साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है आपको, एक्स अपॉन वी आएगी बिकॉज यहाँ बीटा जो है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, देखो वी एंगल, उस हिसाब से ये भी पॉजिटिव आएगा आर वाला भी, तो टेन गामा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, ओके। तो वैल्यू वही टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा होता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा कि टू गामा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा है, सॉरी बीटा माइनस अल्फा है, ओके। तो 2 गामा वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर इक्वल टू बीटा वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन वी, माइनस अल्फा वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन माइनस यू हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो वही अपना आ जाएगा एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू आ जाएगा, ओके। तो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, अपना डेरिवेशन का आंसर तो सेम आता है, इसको आपके एग्जाम में पूछा जाए इस तरह से आप डिराइव कर सकते हो, ओके। तो ये था अपना मिरर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन। अब सेकंड डेरिवेशन करते हैं हम कि फोकल लेंथ इक्वल टू आर इक्वल टू 2f कैसे होता है, ठीक है, या f इक्वल टू r/2 कैसे होता है, उसका डेरिवेशन करते हैं। वो भी अपना स्पेशल केस वाला होता है, हमेशा वैलिड नहीं होता, वो तभी वैलिड होता है। देखो अभी दिखाता हूँ आपको, और डेरिवेशन फॉर फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एक मिरर ले लेता हूँ मैं, कॉन्केव मिरर ले लेता हूँ, ठीक है। अब फोकल लेंथ डेरिवेशन कर रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि फोकस है, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये फोकल लेंथ f कितना आ रहा है, f इक्वल टू r/2 कैसे आता है, उसके हम डेरिवेशन करते हैं, क्लियर है। उसके लिए क्या करूँगा मैं, एक रे यहाँ पे पैरेलल लेके आता हूँ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं भाई, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस काम नहीं है अभी मैं ऐसे प्रूफ कर रहा हूँ कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो आता है वो मतलब क्या होता है कि ये f इक्वल टू r/2 कैसे आता है, ठीक है, इसकी प्रूफ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे एक रे पैरेलल लेके आया, पैरेलल रे से लेके आऊँगा तो फोकस से पास करेंगी। यहाँ पे अगर रे पैरेलल लेके आऊँगा तो भाई जितना एंगल ऑफ, तो यहाँ पे अगर देखो नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ये हो जाएगा नॉर्मल मेरा, ठीक है। मान लो ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये एंगल मेरा थीटा हो जाएगा, पर रेस पैरेलल लेके आया तो फोकस से पास करेंगे, क्लियर है कि नहीं बात। अगर देखो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे लेके आया तो रे फोकस से पास करेंगी, ओके। अब अपने को प्रूफ करना है भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ये फोकस है, इतना डिस्टेंस अपना आर है, इतना डिस्टेंस अपना क्या है, आर है, और इतना डिस्टेंस अपना एफ है, क्लियर है। अपने को किसी भी तरह से ये वैल्यू निकालना है। अगर ये वैल्यू निकालूंगा तो मैं आर में से ये वैल्यू माइनस कर दूं, ये वैल्यू एफ, देखो अपने को किसी तरह से ये वैल्यू निकालना है। अगर मैं ये वैल्यू निकाल लूंगा तो आर में से ये वैल्यू माइनस कर दूंगा तो अपने को फोकल लेंथ मिल जाएगा,
क्लियर है? तो अपना ये जो है मतलब अपने को ये करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो हम तरीका पता होना चाहिए किस तरह से करना है। तो अपने को निकालना है सी एफ, ठीक है। सी एफ निकालेंगे, उसके बाद आर में से सी एफ माइनस कर देंगे, तो अपना फोकल लेंथ मिल जाएगा अपने को। ओके, तो इसको किस तरह प्रोसीड करता हूँ मैं, क्या देखो ये थीटा है, बिकॉज ये पैरेलल रेज है ना, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा अपना। भाई देखो जेड बन रहा है, ध्यान से ये देखो जेड बन रहा है ना, ये देखो ये वाला जेड बन रहा है ना, ये वाला, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा अपना, क्योंकि वो पैरेलल रेज है। ओके, ये थीटा एंगल हो गया, चलो ये तो क्लियर हो गया। अब क्या करता हूँ पता है, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप देता हूँ, एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप देता हूँ मैं, क्लियर है। अब बिकॉज ध्यान से देखोगे, देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, मतलब क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, तो अगर ये भी थीटा हो, मतलब ये दोनों साइड सेम होते हैं, ये वाले, तब परपेंडिकुलर ड्रॉप दूँ तो ये दोनों इक्वली डिवाइड होते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा अगर, तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप दूंगा तो इक्वली डिवाइड होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। बताओ ये डिस्टेंस इसके बराबर था, अब बता के दिखाओ ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये वाला। अगर ये आर है तो ये कितना होगा भाई, ये भी तो स्फीयर का पार्ट है, वो भी तो आर होगा। ध्यान से देखो इस तरह से, भाई ये सर्कल है अपना, ये अपना मिरर है इतना, अगर ये अपना आर है तो ये भी तो अपना आर होगा, कर्वेचर तो नहीं हो ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन खींचो अपना आर के बराबर ही तो होगा वो, क्लियर है। तो अपना ये डिस्टेंस भी पूरा आर है, तो भाई ये अपना हो जाएगा r/2 और ये भी अपना हो जाएगा r/2, है कि नहीं। ये अपना हो गया r/2, ठीक है, और ये भी अपना हो गया r/2। चलो इतना आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे हम, अब अपने को निकालना है सी एफ, अपने को क्या निकालना है सी एफ। अब देखो ये परपेंडिकुलर है अपना, तो यहाँ पे कॉस थीटा लिखूंगा तो कॉस थीटा होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको नाम दे दो, मैं बोलो एम बोलता हूँ, इसको मान लो, चलो कुछ नाम दे देते हैं, चलो इसको नाम दे दो, ये ए है, बी है, सी है, ऐसा नाम दे दिया मैंने। तो देखो ये ट्रायंगल बाहर है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये अपना थीटा है और ये अपना है r/2। तो यहाँ से क्या कॉस थीटा लिखूंगा तो क्या होगा, कॉस थीटा लिखूंगा तो जाएगा r/2 अपॉन ये जो डिस्टेंस है, ये सी एफ वाला डिस्टेंस, मतलब ये जो है ए है, ये बी है और सी है, तो r/AC होगा, है ना, क्लियर है, ये वाला डिस्टेंस ये, ओके AC। चलो तो यहाँ से AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा r/2 होगा, ठीक है, r/2 AC, तो इतना ये r/2 है ना, तो r/2 देखो AC ऊपर गया, r/2 यहाँ पे आ गया और cos थीटा नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ रही है, r/2 sec थीटा, ठीक है, r/2 sec थीटा। चलो AC की वैल्यू आ गई। अब अपने को पता है कि फोकल लेंथ क्या होगा, f है, f की वैल्यू कैसी आएगी, f की वैल्यू r में से इतना माइनस करना है, तो r माइनस जो वैल्यू है अपना सी एफ, मान लो इसको AC है ना, तो r माइनस AC, बस r माइनस r/2 sec थीटा, r माइनस r/2 sec थीटा, ये अपना फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है। अब तो बोलोगा आपने बोला है सर कि मतलब कि f इक्वल टू r/2 आता है, ये कौन सा फॉर्मूला है अपना, तो मैंने आपको बताया कि जो r इक्वल टू f/2 होता है ना, ये स्पेशल केस का फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो है स्पेशल केस का फॉर्मूला है, ये तब का फॉर्मूला है जब थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। थीटा जब 0 होता है ना, देखो ध्यान से, जब थीटा 0 होता है, सुन लो मेरी बात, जब थीटा 0 होता है साइन थीटा और टैन थीटा 0 होते हैं, लेकिन जब थीटा 0 होता है कॉस 0 क्या होता है बताओ, जब थीटा 0 होगा तो कॉस 0 1 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, ठीक है। तो इफ थीटा इज टेंडिंग टू 0, अब थीटा टेंडिंग टू 0 क्यों है, बिकॉज हमारे सिलेबस में जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक है, सेम अपना वही घिसा पिटा रीजन, ठीक है। थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। भाई कॉस 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है। जब थीटा 0 को टेंड करेगा तो कॉस थीटा और सेक थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा r माइनस r/2, जो कि हो जाएगा r/2। तो इस तरह से अपना फोकल लेंथ का डेरिवेशन आता है, क्लियर है। यही सेम डेरिवेशन आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी कर सकते हो। क्या करो, कॉन्वेक्स लेंस बनाओ, यहाँ पे एक पैरेलल लेके आओ, उसके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तब वापस मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसको डिराइव नहीं करने वाला हूँ, बाकी सेम प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप होमवर्क में कर सकते हो
क्या करो, यहाँ से एक रेज निकालो, इस तरह से रिफ्लेक्शन करा दो, वो रेज का मीटिंग पॉइंट देखो, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ वही निकालना होगा, फोकल लेंथ और r/2 के बीच का डिस्टेंस, उसको माइनस कर लेना, r में से आपको मिल जाएगा आंसर। क्लियर है? तो अपना f = r/2 आ गया है। तो अपना 2 डेरिवेशन हो चुका है, एक मिरर्स फॉर्मूला, एक फोकल लेंथ का, और लास्ट डेरिवेशन अपना होता है एक मैग्नीफिकेशन का, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन वाला पार्ट कर लेते हैं हम। मैग्नीफिकेशन जितने फॉर्मूले करा रहा हूँ सारे लेंस के लिए वैलिड है। अच्छा, मैग्नीफिकेशन से पहले एक बार मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लिख लो उसको कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंथ एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। तो अगर कॉन्केव मिरर होगा, सोचो आप खुद से, अगर कॉन्केव मिरर हो तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, बताओ। तो अगर देखो यहाँ पे कॉन्केव मिरर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ये फोकस होगा और ये होगा अपना फोकल लेंथ। क्लियर है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान से रे, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा होगा, ध्यान से ऑब्जेक्ट यहीं होगा, ऐसे रेज जाएंगी। क्लियर है? तो ये डायरेक्शन अपना हो जाएगा पॉजिटिव, भाई रेज अगर ऐसे जाएंगी तो ये डायरेक्शन अपना हो जाएगा पॉजिटिव। तो उसके हिसाब से फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ रखा होगा, तो रेज हमेशा ऐसे जाएंगी, तो ये डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव बनेगा। लेकिन हम डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से, तो पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो इसको कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंथ हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो जब भी कॉन्केव मिरर की बात है तभी भी हमेशा ध्यान रखना है कि जो फोकल लेंथ आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? ठीक है? कैसे भाई? क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा होगा, बिकॉज मिरर के पीछे तो रख नहीं सकते, तो ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा होगा तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगा। ओके, चलो फिर अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी। यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से होता है, यहाँ पे ये पोल होता है अपना, ये फोकस होता है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा होगा तो रेस ऐसे आएंगी, तो अपना ये डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखो ध्यान से, अब फोकस जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होगा, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर होगा ना, तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगा। फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है? चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अब इसको याद रखो, कॉन्वेक्स का हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव का हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ठीक है? इसको आपको रिमेंबर करना है हमेशा। चलो, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो है मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। उसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है मैग्नीफिकेशन का। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही होता है मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं ये जो इक्वल टू होता है -v/u। जब लेंस पढ़ेंगे ना तब यहाँ पे +v/u आएगा, लेकिन जब मिरर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे -v/u आता है। उसी हिसाब से जो मिरर फॉर्मूला है, अभी हमने क्या पढ़ा कि 1/f = 1/v + 1/u। जब लेंस पढ़ेंगे तो 1/f = 1/v - 1/u आएगा। ठीक है? तो उल्टा होता है। यहाँ पे जब मैग्नीफिकेशन में जब लेंस वाला आएगा तब +v/u आएगा, लेकिन मिरर्स वाले में -v/u आता है। अब डेरिवेशन कर लेते हैं किस तरह से होता है। यहाँ पे कॉन्केव मिरर में प्रूफ कर देता हूँ, बाकी कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप खुद से कर सकते हो। क्लियर है? ईजी होता, सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, पोल है, ये फोकस बनेगा अपना और ये बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके? उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट रखना है हमको, और ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट होगी तभी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसकी कुछ ना कुछ हाइट हो। यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइट वाला ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसकी हाइट HO है, मान लो बोल दो इसको AB। ठीक है? अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट 2 रेस निकालना है, तो एक तो रे ले जाऊंगा हम पैरेलल, जो कि पास करेगी फोकस से। ठीक है? एक रे लेके गया पैरेलल जो कि पास किया फोकस से। अब दूसरा रे मैं तो फोकस से पास करा के पैरेलल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं नॉर्मल इंसिडेंस वाला ले रहा हूँ जिससे कि एंगल लेना आपको इजी पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक रे इस तरह से लेके गया,
तो यहाँ से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दो रे आके कहीं यहाँ पे मिली, क्लियर, सी के बाहर बन दी इमेज, ओके, और ये अपना बन गया हाइट ऑफ इमेज, क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है यू बन जाएगा, और इमेज तक का डिस्टेंस है, ये जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ये अपना v हो जाएगा। और दूसरी बात, ये डायरेक्शन अपना पॉजिटिव होगा बिकॉज इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन अपना हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको दो ट्रायंगल दिखना है भाई, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, बिकॉज इंसिडेंट रे इक्वल टू डिफ्लेक्टेड रे, बिकॉज नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर जाएगा, ऐसे ही तो होता है। चलो फिर दो ट्रायंगल देख लो, ऊपर वाला ट्रायंगल देखोगे, ऊपर वाला ट्रायंगल ये ए बी ट्रायंगल है, उसके अंदर tan थीटा लिखूँ तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, अपॉन u जो है नेगेटिव है ना बिकॉज इसके अपोजिट है, तो माइनस u हो जाएगा, क्लियर है। और इन ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल देखो, इसको नाम दे दो ए डैश, इसको नाम दे दो बी डैश, ओके। इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ए बी पी वाले, ए डैश बी डैश पी वाले ट्रायंगल में देखोगे तो बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो माइनस एच आई होगा, माइनस एच आई अपॉन माइनस बी, बिकॉज इस इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, बस दोनों tan थीटा की वैल्यू है। ओके, यहाँ पे लिख दिया था tan थीटा में आएगा। अब दोनों tan थीटा वैल्यूज को इक्वेट कर लो, तो एच ओ अपॉन यू इक्वल टू माइनस एच आई अपॉन माइनस वी, या माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू आ रहा है माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। ये अपना मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, एच आई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इसके अंदर आपको सारी वैल्यू जो है विद साइन रखनी है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात हो चाहे कॉन्केव मिरर की बात हो, सारी वैल्यूज आपको विद साइन लेनी है। तो होप सो आज का जितने डेरिवेशन मैंने कराया मैग्नीफिकेशन वाले, मिरर्स फॉर्मूला, फोकल लेंथ और कॉन्सेप्ट रिवीजन, सब आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर रैपिड फायर राउंड के अंदर इसके बेस पे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।